गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। मैं नीरज निमल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय पर या कहें आपके सेकंड पेपर पर। तो आशा करता हूं कि आपने उसको सीन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं सीन किया था तो वे सीन कर लें, क्योंकि आपको हम यहाँ आइकॉन पर भी या आपको यहाँ पर भी आई बटन में भी लिंक शो होते नज़र आते होंगे। वहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और यदि यहाँ से नहीं देख पा रहे तो आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ पर भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब कल वाले पार्ट से आगे का पार्ट आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करते रहें दोस्तों। लाइक करने से मुझे बड़ा रीइंफोर्समेंट मिलता है, यही हमें चाहिए आप लोगों से। और कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग किया जाए, क्या इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, और जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है आज का कि एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। आपको एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताने हैं। तो इसमें 3 प्रमुख कार्य यहाँ पर बताने हैं, लेकिन 2 बताने से ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। ये प्रश्न आपका सन 2017 में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आपको ये क्लास दी जा रही है। देखिए, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। एनपीआरसी जो होते हैं, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, वहाँ पर एक न्याय पंचायत समन्वयक बनाए जाते हैं और जिनका कार्य होता है कि जिसके बारे में ये बताया गया कि उनको कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा एक पर्यवेक्षण या निरीक्षण कार्य किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यानुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। ये केंद्र पंचायत स्तर पर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर न्याय शब्द छुटा है, न्याय पंचायत स्तर पर होता है। ठीक है, न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यानुभवों, जो विद्यालय में शिक्षण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं उन सब का, और जो गतिविधियां होती हैं अर्थात जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी का केंद्र न्याय पंचायत होता है। ठीक है, इसमें यह बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया कि यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। कौन? न्याय पंचायत। जो न्याय पंचायत केंद्र होता है, एनपीआरसी जो कहा जाता है, जिसको न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। ठीक है, न्याय पंचायत केंद्र जिस जगह पर होता है वो प्रत्येक न्याय पंचायत का जो विद्यालय होता है उसको न्याय पंचायत केंद्र माना जाता है। ठीक, और जो वहाँ पर उस कार्य को देखते हैं उनको बोलते हैं एनपीआरसी। लेकिन अब इसका नाम, न्याय पंचायत स्तर का नाम संकुल केंद्र कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम संकुल केंद्र कर दिया गया है, और जो संकुल केंद्र पर बैठ कर के शिक्षक इस कार्य को करेंगे उस शिक्षक को कहा जाता है संकुल शिक्षक। ठीक, चलिए तो अब आगे है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये प्रश्न हमारे सामने है कि खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत बताने हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका 2017 में आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मित्रों, बस आपको रिवाइज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे आपके प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। इसको समझ लें अपनी भाषा में कि प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर जरूर मिलना चाहिए। पता नहीं कौन बच्चा किस खेल में अपनी प्रतिभा दिखा पाए, है ना। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। तो ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खेलकूद में किसी भी गेम में केवल कुछ ही बच्चे ऐसे हों कि वही बच्चे बस गेम खेलेंगे, बाकी बच्चे बस बैठे रहेंगे या अपनी क्लास में बैठे रहेंगे, केवल देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। प्रत्येक खेल के नियमों का, जो भी खेल हम खिला रहे हैं बच्चे को, जो कबड्डी खिलाई जा रही है या खो खिलाया जा रहा है या क्रिकेट खिलाया जा रहा है, उस खेल के जो भी नियम होते हैं उनका पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। ये भी सिद्धांत होता है। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। और कक्षावार जैसे क्लास हमारी इस विद्यालय में होती हैं, कक्षा 1 से 8 तक की क्लास की ही हम चर्चा करेंगे। अब हमारे पास में 6th 7th 8th क्लास हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि कक्षा 6 के बच्चों का कक्षा 7 के बच्चों से कंपटीशन कराना चाहिए, कक्षा 8 के बच्चों का 7 से कराना चाहिए, 5 के बच्चों का 4 से कराना चाहिए। इस प्रकार से आपस में क्लास वाइज भी बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना, अर्थात हमें जो भी बच्चों को खेलकूद कराने हैं वो मौसम के अनुसार कराने चाहिए। जैसे कि बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और हमने बोला बच्चों से चलिएगा बाहर चले और कैंपस में चल कर के आपको क्रिकेट खिलाया जाएगा, तो वहाँ धूप में ऐसे खिलाने से बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों का अर्थात मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, लेकिन हमने बोला कि चलो कबड्डी खिलाते हैं आपको, तो इस प्रकार से हमें मौसम का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर लेते हैं थोड़ा चर्चा। अब आगे क्वेश्चन कि लोच का सिद्धांत क्या है। आपको यहाँ पर लोच के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ये प्रश्न भी आपका सन 2017 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए प्रबंधन क्या होता है, एक साधन है न कि साध्य। ठीक है, इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। प्रबंध का मतलब प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। मतलब लोच का सिद्धांत क्या था कि जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत अगर इम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो इम्प्लीमेंट करने की उसमें गुंजाइश होनी चाहिए। ये लोच का सिद्धांत था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये प्रश्न आपका प्रबंधन से आपका क्या आशय है, इस रूप में प्रश्न सन 2017 में आया। क्वेश्चन की नेचर चेंज करके कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये इसकी कुछ क्वेश्चन की कुछ नेचर चेंज किया और इसको रख दिया 2019 में। अब 2019 वाला क्वेश्चन दोस्तों 2021 वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए 2017 से 19, 17 से 2 साल के बाद 19 में आ गया, अब 19 से 21 में भी तो आ सकता है ना। तो ये प्रश्न तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कहलाएगा। आप समझेंगे कुशल प्रबंधन से क्या आशय है। ठीक है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से, कैसे पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। अब इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा, संबंधित व्यक्ति का मतलब हो गया, जैसे कुशल प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं विद्यालय में, तो विद्यालय में जो होंगे कौन होंगे, शिक्षक होंगे और एक विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जाती है ना। या केवल हम विद्यालय के परिवार को ले लेते हैं तो उसमें विद्यालय हो गए और एक हेडमास्टर हो गए, है ना, प्रधानाध्यापक हो गए। तो उसमें क्या होगा, संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग को समझेंगे। पारस्परिक सहयोग का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग से कुशलतापूर्वक, है ना, कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। आशा करता हूँ प्रश्न को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों जो भी आपके ग्रुप बने हैं, आप कॉलेज के ग्रुप्स में ऐड होंगे, बहुत सारे डीएलएड के ग्रुप्स आपके साथ बने हैं, आप अपने सभी ग्रुप्स में, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। ठीक है, चलिए मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे भी। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। क्लास टीचिंग के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, टीचिंग एड्स का यूज किया जाएगा, आवश्यक जो असेंशियल होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न भी आपका 2017 में आया था। देखिए जब आप क्लास में किसी भी टॉपिक को बच्चे को लर्न कराना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उससे संबंधित सबसे पहले बात होती है कि विद्यालय के जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो सबसे पहले क्लासरूम में बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब हम टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उस समय पर जो जो मेन पॉइंट आते हैं उन पॉइंट को हमें ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर नोट करना होता है। ठीक है, साथ ही साथ संबंधित जो टॉपिक है, संबंधित जो प्रकरण है या जो भी पार्ट है, उस पार्ट से संबंधित चार्ट भी हमारे पास में होने चाहिए। ठीक है, मॉडल होना चाहिए। ठीक, मॉडल का मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श, उसके जैसा, सेम टू सेम, है ना। मानचित्र तथा आकृतियाँ भी होनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से संबंधित
पृथ्वी और हमारा जीवन या हमारा पर्यावरण में कुछ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर हमें मानचित्र की आवश्यकता होगी। जैसे कि हमें बच्चे को बताना है कि गंगा गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब हमें ये ऐसे तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको दिखाएंगे, देखिए उत्तराखंड में जो गोमुख है वहाँ से गंगा निकलती है और पश्चिमी बंगाल की तरफ को जाते हुए वहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जाकर के विलीन होती है। इस प्रकार से जब बच्चा उसको हूबहू मानचित्र में देखेगा तो मुझे विश्वास है कि बच्चा उस ज्ञान को परमानेंट या स्थायी रूप से रख पाएगा, उसको भूलेगा नहीं। ठीक है। अब ग्राफ, अब बच्चे को जैसे जैसे उसकी आवश्यकता है कि अगर ग्राफ की आवश्यकता तो हमें ग्राफ भी हमारे पास होने चाहिए। विज्ञान शिक्षण सामग्री, अगर हम क्लास में साइंस विषय के किसी टॉपिक को लर्न करा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास में साइंस से संबंधित टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कि मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। आपको मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक या तत्व बताने हैं। घटक या तत्व हो सकता है, एक ही बात होती है। 16-17 में कंटिन्यू प्रश्न आया था, अभी भी आ सकता है। देखिए विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। मानवीय प्रबंधन का मतलब जो वहाँ पर टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, उन सबके या जो जो चीज़ें एक दूसरे से मानवीय ह्यूमन आपस में कनेक्ट हैं उसमें कौन कौन से तत्व। देखिए विद्यालय में तो हम जैसे घुसेंगे तो प्रधानाध्यापक एक तत्व होगा, शिक्षक होंगे, छात्र होंगे, समुदाय होगा। समुदाय मतलब जहाँ से बच्चे विद्यालय में आते हैं उनके पेरेंट्स, उसमें कौन आएगा। ग्राम शिक्षा समिति हमारी बनी हुई होती थी पहले, परंतु अब नहीं होती हैं। अब विद्यालय प्रबंध समिति होती है। शिक्षक अभिभावक संघ आज भी बनते हैं, छात्र शिक्षक संघ होते हैं, और छात्र शिक्षक संघ हमारे विद्यालयों में नहीं होते हैं, ये बड़े विद्यालयों में होते हैं। अपने यहाँ पर एक माता समूह और बनाया जाता है। ठीक है, माता समूह बनाया जाता है इस प्रकार से। अब देखिए ये क्या है, सब मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। देखिए एक इफेक्टिव टीचर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं आपको ये बताना है। आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी एक प्रभावी शिक्षक बने। देखिए प्रभावी शिक्षक के गुण में क्या क्या आ जाता है। एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है। कैसा प्रेमी होता है। प्रेमी लवर नहीं होता मतलब किसी का, वो लवर होता है किसका, अपने स्टूडेंट का लवर होता है। उसको पढ़ाने का जुनून होता है ना, उसका मन करता है कि बार बार अपने बच्चे से मिला जाए। तो ये सफल शिक्षक का गुण है। तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। बच्चे के जो विकास में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको समाधान करने की कोशिश करता है बार बार। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी इस प्रकार की होना चाहिए कि जब वह कक्षा में पढ़ाना स्टार्ट करे तो बच्चा उससे कुछ ना कुछ उसके व्यक्तित्व से सीखना स्टार्ट करे। ठीक। वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो कक्षा में ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। जैसे हम रात भर जागे थे, क्लास में जाकर बैठ गए, चलो भाई बुक खोलो। अब कक्षा में बच्चे किताब खोल कर बैठ गए, हम बैठे हुए टूल रहे हैं, नीचों को मुँह किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम सही से शिक्षण कार्य नहीं करा पाएंगे। अब आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अध्यापक अनुदान धनराशि जो आती है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। विद्यालय में जो अनुदान राशि आती है, देखिए ये प्रश्न भी सूत्र में आया था। अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। SMC इसको बोला जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। एक हम पेरेंट्स को इसमें अध्यक्ष बनाते हैं और विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी अध्यापक होते हैं वे उस समिति के सचिव होते हैं। उन दोनों के उन दोनों का जो कंबाइन अकाउंट होता है उस अकाउंट से इस धनराशि को निकाल करके दोनों के द्वारा पूरी प्रबंध समिति जो होती है, विद्यालय प्रबंध समिति, उसकी एक मीटिंग करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय में इस पैसे को कहाँ पर लगाया जाएगा। अब कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप यहाँ पर समझेंगे। देखिए बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीद सकते हैं। विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु जो विद्यालय में उपकरण है हमारे, जैसे रेडियो होता है हमारे स्कूल के अंदर और बाकी चीज़ें होती हैं, तो उनको उनकी मरम्मत कराने हेतु, ठीक, आवश्यक स्टेशनरी क्रिया करने हेतु बच्चों से संबंधित जो भी हमारी पुस्तकालय लाइब्रेरी में स्टेशनरी होती है उन सबको खरीदने के लिए है। पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश, जो भी नक्शे होते हैं, दीवार घड़ी होती है, ये सभी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक खरीदने हेतु। आप देखिए अब जो है स्वच्छ भारत अभियान जब से चला है ना, तो विद्यालय में जो अनुदान धनराशि आती है अब ये सुनिश्चित किया गया है कि उसका 5% तो आपको 100%, 5%
जो पैसा है ना वो आपको स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च करना होगा, अर्थात स्वच्छता पर खर्च करना होगा। ठीक, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले फूलों की व्यवस्था करने के लिए भी आप पैसे को इसको ठिकाने लगा सकते हैं। प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए भी इस पैसे को, इस धनराशि को खर्च किया जा सकता है या उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कम समय में जल्दी स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। 2017 में प्रश्न आया था, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की क्या भूमिका होती है, आपको ये बताना है। अगर हम बिना टीचिंग लर्निंग मटेरियल के पढ़ाएंगे कक्षा में तो शायद वह कक्षा इतनी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी अगर जितना कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के यूज करने से हो पाएगी। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। जैसे कि हमने अभी पहले एक क्वेश्चन में इस बात पर चर्चा की थी कि जब हम कक्षा में जाकर के पढ़ाते हैं ना, और उस बच्चे को अगर TLM के माध्यम से हम पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, और वह जो ज्ञान होगा वो स्थायित्व होगा, वो परमानेंट ज्ञान होता है, क्योंकि बच्चा उसको हूबहू सेम टू सेम मॉडल में उस टीचिंग एड्स के माध्यम से देख पाता है और उसको अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए, जो टेक्स्ट बुक्स बच्चों को दी जाती हैं जिससे बच्चा पढ़ता है उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो इसमें नंबर 1 करके कि चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। जो बच्चे छोटे होते हैं ना वे ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को कम पसंद करते हैं, बल्कि बच्चा कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है। ठीक, तो इसलिए बच्चों के लिए जो पुस्तकें होती हैं उसके अंदर जो चित्र दिए गए होते हैं वे रंगीन होने चाहिए। पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। इट मीन्स इसका कहना ये है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो भाषा है वो भाषा बिल्कुल सिंपल यूज की जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए जो बच्चा पढ़ने में रुचि न ले। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक बनाई जानी चाहिए कि जैसे उसका चैप्टर कंप्लीट होता है या चैप्टर के मध्य में कहीं पर भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कार्य होना चाहिए, जिससे कि ऐसी गतिविधियां दी जाएं जिससे कि बच्चा उसमें स्वयं करने के लिए उत्सुक हो या स्वयं बच्चा करने के उसमें अवसर प्राप्त हों। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान को स्व मूल्यांकन के अवसर हों। उसमें यह भी होना चाहिए, स्वयं का मतलब होता खुद अपना मूल्यांकन। हम तो मूल्यांकन बच्चे का करेंगे ही, हम तो फीडबैक बच्चे से लेंगे ही, साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे कि बच्चा अपना मूल्यांकन भी स्वयं कर सके। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की होनी चाहिए बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी की भावना बढ़े, जिज्ञासा की भावना बढ़े। जो उसमें पाठ दिए गए हैं जब उनको बच्चा पढ़े तो उसको लगे कि इसके आगे क्या हो सकता है। इस प्रकार से बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर अनुकूल होनी चाहिए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पाठ्य वस्तु होती है, जो भी कंटेंट दिया गया हो, उसका लेवल वही होना चाहिए जो बच्चे का लेवल है। कक्षा 1 के बच्चे को अगर हम वहाँ पर मात्राओं वाले शब्द दे दें तो बच्चा उसको पढ़ नहीं पाएगा। उस पाठ्य पुस्तक में बच्चे के लिए केवल वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वर्ण के साथ में फिर 1-2 वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाए जाने जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे ऊपर अगर हम लेकर के जाएंगे तो शायद बच्चा उसको ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है। इसको टीचर डायरी हम बोल सकते हैं, शिक्षक डायरी हम बोल सकते हैं। और आजकल जब से मिशन प्रेरणा आया है ना तो ये सब चीज़ें बड़ी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। स्कूलों में इनको प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। देखिए, अध्यापक की दैनंदिनी जो टीचर डायरी होती है उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। ठीक, अभी बात करेंगे इसमें। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। अब देखिए, शिक्षक डायरी को समझ लीजिएगा। जब आप टीचर बन जाएंगे, जब विद्यालय में आप जाएंगे तो आपको भी शिक्षक डायरी बनानी पड़ेगी मेरी तरह। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या करना होता है कि हम इसमें प्लान बनाते हैं कि हमें आज क्या पढ़ाना है। उसमें सारी चीज़ें नोट की जाएंगी। कक्षा 1 के बच्चे को कौन कौन से पीरियड में हमें क्या पढ़ाना होगा, कक्षा 2 के पीरियड में हमने क्या पढ़ाया और उसमें कौन कौन से टीचिंग एड्स का हम यूज करेंगे वह भी नोट करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और उसमें हम बच्चे को क्या गृह कार्य दे रहे हैं, गृह कार्य भी उसमें मेंशन करना होगा। ठीक, इस प्रकार से हमें ये टीचर डायरी कहलाती है। इसमें सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। आगे प्रश्न है कि संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। 18 में इस प्रकार से प्रश्न आया और 19 में आया कि संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। प्रश्न का सार सेम है, प्रश्न को केवल नेचर प्रकृति चेंज की गई।
19 में इस प्रकार से दिया, 18 में इस प्रकार से दिया। ठीक है, तो प्रश्न को समझ लें, उत्तर एक ही होगा। किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्व अनुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। देखिए, हमने इतना लंबा पढ़ लिया, शायद आपको ठीक से समझ नहीं आया हो, अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। किसी शिक्षण संस्था के द्वारा, अब इसको समझने के लिए आप ये कोशिश करें, जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है वह विद्यालय, उस विद्यालय द्वारा स्व अनुभूत आवश्यकताओं की, उस विद्यालय में उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उस स्कूल के अंदर बच्चों को क्या चाहिए, टीचर्स को क्या चाहिए, जो पूरे साल की जो आवश्यकताएं हैं उसकी हमने एक रूपरेखा तैयार की, कौन कौन से साधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब इसके आधार पर जो हमने एक विकास योजना हम लोग बनाते हैं, उसके लिए जो कार्यक्रम तैयार किया जाता है, उसे ही उस योजना को उस विद्यालय की योजना कहेंगे या संस्थागत नियोजन कहा जाएगा। ठीक, ये एक दीर्घकालिक भी हो सकती है और ये अल्पकालिक भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ समय के लिए बनाई गई, और एक लंबे समय के लिए बनाई गई भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब समय सारणी किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ये प्रश्न 18 में आया था और देखिए आप भी आ सकता है। स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना। समय सारणी भी स्तर के अनुसार बनाई जानी चाहिए। छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। बच्चों की स्थानीय हर क्षेत्र में, हर परिवेश में अलग अलग समस्याएं होती हैं, उसके आधार पर भी हमें समय सारणी को तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने आज आपको एक वीडियो दिया। आशा करता हूँ यहाँ के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके और कमेंट्स करके मुझे अवश्य बता दें, जिससे कि मैं आपको एक अच्छा, एक और बेस्ट करके, इसमें और सुधार करके शाम को एक नया वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चाहता हूं अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा और कंटिन्यू तैयारी में जुटे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।